चुनाव आयोग पेन के साथ हीरो बनते हुए कहते हैं माफी मांगो नहीं तो एफिडेविट दो, और अगर आप किसी कारणवश वोटर नहीं है तो फिर तो आपकी नागरिकता पर सवाल उठे जाए। और मुझे लगता है कि ये वाजिब डर है लोगों के अंदर, इस बात का इल्म है, लोगों को इस बात का गुमान है कि सत्ता किसी की भी हो, चाबी हमारे हाथ में। आज भी जो डेटा आया है उसमें 14.35 लाख फर्जी नाम है। बनेगा जिसके घर में घुसकर उसको गोली मारी जा रही थी पटना जैसी राजधानी। कानून व्यवस्था का ठप हो जाना, अपराध और अराजकता का बढ़ना, जिस तरह से व्याप्त भ्रष्टाचार है। और चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से सीजेआई की तरफ जूता फेंकने का मामला बहुत चर्चा में, आपकी तरफ से भी मैं देख रहा था काफी सारे ट्वीट किए गए, खड़गे साहब की तरफ से भी इस पर स्टेटमेंट दिया गया। अब जो आरोपी वकील हैं वो बार एसोसिएशन से उनकी मेंबरशिप को खत्म कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है ये एक विचारधारा का प्रदर्शन है। ये एक विचारधारा है जो वस्तुतः दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक विरोधी है। ये वो विचारधारा है जिसके गोडसे ने गांधी को गोली से मारा था, और उसी विचारधारा से प्रभावित होकर एक व्यक्ति ने सीजीआई पर जूता मारा। क्यों मारा? क्योंकि सीजीआई दलित समुदाय से आते हैं, और उसके बाद उसको एक मिनट की ग्लानि नहीं है, एक मिनट का क्षोभ नहीं है, एक मिनट का दुख नहीं है। उसको टीवी चैनल और तमाम एजेंसीज पर ऐसे इंटरव्यू दिलवाया जा रहा है जैसे वो दुनिया की जंग जीत कर आया हो। क्यों उसको इंटरव्यू देने दिया जा रहा है? क्यों उसकी जगह हवालात के पीछे नहीं है? वो अपने घर में बैठकर हाथ फैलाकर इंटरव्यू दे रहा है, और उसके बाद बीजेपी के तमाम चरण चुंबक, बीजेपी के ट्रोल, बीजेपी के समर्थक लगातार सीजीआई के खिलाफ एक माहौल बना रहे थे, हिंसा भड़काने की बात कर रहे थे, उनकी गाड़ी रोककर उनके ऊपर थूकने की सलाह दे रहे थे लोगों को। उनको उनके खिलाफ क्या किया गया, ये मैं जानना चाहती हूं। अगर नरेंद्र मोदी ने इसकी 9 घंटे बाद भर्त्सना की तो आज मोदी जी ये बोले कि जो उन लोगों ने किया वो गलत था और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जेल की सलाखों के पीछे डाले जाए, थोड़ी हवालात की हवा लगेगी, दिमाग ठीक होगा। और सिर्फ इसलिए क्योंकि सीजीआई दलित समुदाय से आते हैं। यही इन लोगों ने हर बार हाशिए पे पड़े लोगों के साथ किया है। यही इनकी सोच है। इसी सोच के चलते एक बीजेपी का मुख्यमंत्री दलित नहीं है, इसी सोच के चलते एक आरएसएस प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं हुआ। ये सोच है, ये सोच है जो किसी पर लेकिन एक वर्ग ये भी एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जो कहता है कि सीजीआई की तरफ से हमारे आराध्य पर उस तबके की प्लीज बात मत करिए। इसलिए बात मत करिए क्योंकि सीजीआई इंडियन जुडिशरी के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई जस्टिफाई कर रहा है तो उस तबके की मुझसे प्लीज बात मत करिएगा। नहीं, मैं जूता फेंकने को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं इस बहस पे बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, किसी को क्लीन चिट देने की कोशिश मत करिए। बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस कहे जाते हैं, ओरल ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और जो भी उन्होंने कहा, आप कौन होते हैं सनातन धर्म के स्वयंभू ठेकेदार? मैं भी सनातन संस्कृति को मानती हूं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, बिना पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करती हूं। मुझे तो बुरा नहीं लगा। मेरे आराध्य इतने बड़े कि उनकी ऐसे थोड़ी कोई चलते फिरते बेइज्जती करेगा। कौन है ये लफंगे? ये वही लफंगे है ना जो रामनवमी पीसफुल तरीके से नहीं मनाते हैं। ये जब तक मस्जिद पर चढ़कर झंडा नहीं फहराएंगे इनकी रामनवमी नहीं बनती है। ये वही लोग हैं ना जिनके हाथ में भाले फरसे दिए जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया जाता है। बीजेपी के मंत्री के सारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, मोटी नौकरी करते हैं, आए वापस बने धर्म रक्षक, वो नहीं करेंगे। तो ये जो बैठकर ये लफंगे इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे मेरे सामने कोर्ट भी मत करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये देश संविधान से चलेगा और ये संविधान की हत्या करने का काम हुआ है जो हुआ है इस देश में। एक आखिरी प्रश्न है। आज चर्चा बहुत हो रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी, क्योंकि 9 सालों के बाद लखनऊ में वो शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी पर भी बड़ा निशाना साध रही हैं। बहुत सारे लोग मायावती को राजनीति से, कुछ लोगों ने बिल्कुल खत्म ही मान लिया था, लेकिन 9 सालों के बाद जिस तरीके की भीड़ वहां पर आई है, मायावती का आगे राजनीति में भविष्य और जिस तरह से वो आप पर निशाना साध रही हैं कि संविधान की किताब हाथ में लेकर नाटकबाजी कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कहेंगे मायावती पर? सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि आज मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, उनको मेरा नमन है। मेरी आशा थी कि 9 वर्षों बाद मायावती जी इतनी बड़ी रैली संबोधित करने आएंगी तो जरूर देश की कुछ अहम चीजों पे चर्चा करेंगी, कुछ अहम मुद्दों पर बोलेंगी जिस पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई। मैं ही नहीं, इस देश का हर दलित, हर वंचित, हर शोषित आज बहुत आहत है। आज लोगों को अफसोस है, और इसलिए अफसोस है क्योंकि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है
कि मायावती बहन जी आई और उन्होंने बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की, उस सरकार की तारीफ की जिसकी नाक के नीचे, जिसके कार्यकाल में दलित उत्पीड़न और अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, यूपी नंबर 1 बन गया है। उस सरकार की तारीफ की जिसकी नाक के नीचे हरिओम नाम का एक दलित व्यक्ति पीट पीट कर मार दिया जाता है रायबरेली में, और उसको मारने वाले अपने आप को बाबा का लोग कहते हैं। उस सरकार की तारीफ करी जिसकी नाक के नीचे प्रयागराज में देवी शंकर नाम का एक दलित व्यक्ति इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने बोझा उठाने से मना कर दिया था। मुझे तो आशा थी कि मायावती जी आएंगी और वो वंचितों के हक हकूक की बात करेंगी, लेकिन उन्होंने नहीं करी। उन्होंने सीजीआई गवई पर जो जूता चला, जो संविधान का अपमान हुआ, जो एक दलित व्यक्ति एक जोड़ के देखता है अपने आप को सीजीआई से, उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। मुझे इस बात का दुख है। और मायावती जी को हमारे संविधान के पकड़ने से आपत्ति हो सकती है, लेकिन इसी संविधान को हाथ पे पकड़ने से 400 पार करने वालों को 240 का नकेल इस देश ने पहनाया है। तो मायावती जी किस प्रेशर में ये कर रही हैं, उनके ऊपर क्या दबाव है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में नहीं जानती, लेकिन आज उन्होंने इस देश के एक बड़े तबके को अफसोस आहत किया और कहीं पर उनकी लड़ाई को त्याग दिया। लोग समझ चुके हैं कि वंचितों के हक की लड़ाई, उनके सम्मान की लड़ाई, संविधान की लड़ाई अब बहन जी नहीं लड़ सकती। वो लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लड़ेगा। बिहार को लेकर है। अब से थोड़ी देर पहले तेजस्वी जी की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है, आर्थिक न्याय का उसे वो नाम दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक विशेष नौकरी रोजगार अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने में हर परिवार में हम नौकरी पहुंचाने का काम करेंगे। रोजगार को लेकर अक्सर जो बातें की जाती है, एक बहुत बड़ा वादा, किस तरीके से इसे पूरा करने की प्लानिंग है? और जैसे ही तेजस्वी की तरफ से ये ट्वीट किया गया, नीचे कमेंट्स की बाढ़ है और वो ये पूछ रहे हैं बिहार का बजट इतना है, सरकारी नौकरियां इतनी हैं, कैसे ये संभव हो पाएगा इतना बड़ा जो उन्होंने वादा किया है? देखिए, जरूर हमारे घटक दल की ओर से ये स्कीम बताई गई है और मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के परिवेश में और खासतौर से बिहार में हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का हौसला रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जरूर इस पर पूरी कैलकुलेशन करके ये अनाउंस किया है। और उनकी एक पृष्ठभूमि भी रही है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जबरदस्त नौकरियों का सृजन किया था और बिहार आज तक उस बात को याद करता है। मुझे लगता है कि इसका बेहतर और ज्यादा डिटेल, थोड़ी देर में अगर आप मुझसे बात करते तो शायद मैं भी दे पाती, लेकिन इसका बेहतर और ज्यादा डिटेल जवाब राजद से आएगा। मुझे लगता है हमारे साथ ऑफ कोर्स डेटा शेयर होगा और वो जैसे ही आएगा हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। इंडिया गठबंधन की एक खासियत है कि हम हल्के में कोई बात नहीं करते हैं, हम चुनावी घूस देने की कोशिश नहीं करते हैं, और जो भी स्कीम अनाउंस होती है सोच समझ के उसके इकोनॉमिक पहलू देखकर होती है। ऐसे तमाम नौकरियां हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, पद खाली पड़े हुए हैं, और वो क्यों नहीं भरे जाने चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि ये एक बड़ी जिसको कहते हैं एक बड़ी आशा है और उम्मीद है कि बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी हो, क्योंकि सरकारी नौकरी आज के परिवेश में एक सोशल सिक्योरिटी की तरह है। सरकारी नौकरी में कटनी छटनी होने का या सरकारी नौकरी में एक क्रमबद्ध तरीके से आय आने का एक वो रहता है, और मुझे लगता है कि इससे परिवार का स्वास्थ्य, परिवार का पोषण, परिवार का शिक्षा का स्तर सब जरूर बढ़ेगा। क्या कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से रोजगार को लेकर बिहार में कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा वादा करने जा रही है, कोई योजना आपने भी बना रखी है? देखिए, हम घटक दल के साथी हैं और हम बिल्कुल उनका समर्थन करते हैं। हमारा भी घोषणा पत्र आएगा, हमारा एक समन्वय स्थापित करने वाला घोषणा पत्र भी आएगा और उसमें आपको ये सारी बातें मिलेंगी। मेरे अनुसार, और सिर्फ बेरोजगार की ही बात नहीं है, मेरे अनुसार बिहार के इस चुनाव का जो जन जागरण था वो वोट चोरी का मुद्दा था। लेकिन वोट चोरी जो हो रही है वो क्यों हो रही है, वो बिहार के असल मुद्दे हैं। वो है बेरोजगारी, वो है आर्थिक असमानता, वो है महंगाई, वो है पलायन, वो है जबरदस्त तरीके से कानून व्यवस्था का ठप हो जाना, अपराध और अराजकता का बढ़ना, जिस तरह से व्याप्त भ्रष्टाचार है। आज पुल का इनॉग्रेशन होता है, कल पर पुल ढह जाता है। ये सब का कारण कहीं ये सब इसलिए हो रहा है या ये सब अनवरत होने दिया जा रहा है, सरकार को इसकी परवाह नहीं, क्योंकि सरकार को लगता है वोट चोरी से तो हम जीत ही जाएंगे। तो ये जो असल मुद्दे हैं, अब अगले कुछ दिनों के लिए चुनाव तक ये फोकस में रहने वाले मुद्दे जरूर बनेंगे। नहीं, वोट चोरी बिल्कुल मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने बहुत सारे सबूत रखे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो देश के सामने है। लेकिन फिर प्रश्न ये भी तो आता है कि क्या वोट चोरी का मुद्दा अपने निर्णायक मोड़ तक पहुंच गया? क्या आप उसे वहां तक ले जा पाए हैं कि अब आप ये कह सकते हैं कि बिहार में जब चुनाव होगा, जब वोटिंग होगी, तो वहां वोट चोरी नहीं होगी? मेरे अकॉर्डिंग वोट चोरी का जो मुद्दा है वो घर घर तक पहुंच गया है। वोट चोर गद्दी छोर का नारा आज बिहार का 4 साल का बच्चा लगा रहा है।
मेरे अकॉर्डिंग इस कैंपेन का सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि आज हर व्यक्ति अपने वोट के लिए सजग है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति एक वोट हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की नींव है। और अगर उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर लोगों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी नागरिकता पर सवाल उठ रहा है। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली कहता है कि अगर आप 18 साल से आयु के ऊपर हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप इस देश के वोटर हैं। और अगर आप किसी कारणवश वोटर नहीं है, तो फिर तो आपकी नागरिकता पर सवाल उठेगा। नागरिकता के साथ साथ लोगों के मन में यह संशय, आप डिटेंशन कैंप ना भेज दिए जाए, लोगों के मन में यह संशय है कि हमारी पुरखों की जमीन जायदाद चीजें हमसे हड़प ना ली जाए। और मुझे लगता है कि ये वाजिब डर है लोगों के अंदर, और जो सजगता लोगों में आई है अपने वोट को लेकर, वो इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, वोट हो सकता है अपना वोट डिलीट होने से तो लोग बचा लें, इतने जागरूक तो हो गए हैं, लेकिन जो आप आरोप लगाते हैं कि अचानक से बहुत सारे वोट किसी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ भी तो जाते हैं, उसमें एक सजगता से मेरा मतलब दोनों तरफ से है। सॉरी, मैं आपको काट रही हूं। सजगता से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ अपना वोट देके तसल्ली करके बैठ जाएंगे कि मेरा वोट है। सजगता से ये भी है कि एक वोट, एक बूथ पर और कितने लोगों के वोट हैं। लोग अब जरूर देखेंगे कि अगर एक घर पे 800 लोगों के नाम रजिस्टर है, तो ये कौन लोग हैं भाई, ऐसा नहीं होने देंगे लोग। लोग अब जरूर देखेंगे कि 5 बजे तक लाइन में कौन लगा हुआ है। 5 बजे के बाद 58% वोट संख्या बढ़कर अगर 70% हुई जा रही है, और आपको लाइन में लगे लोग ही नहीं दिख रहे हैं, ये सब फर्जीवाड़ा अब बंद होगा, क्योंकि लोगों तक ये बात सबूत के साथ पहुंचाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। लोग, सजगता से मेरा मतलब सिर्फ अपने वोट का नहीं था, सजगता से मेरा मतलब था दूसरे का वोट, सजगता से मेरा मतलब था वोट जो लाइन लगी रहती है। लोग खुद बताएंगे कि ये हमारा वोट है, ये हमारा ये फला फला बूथ है, 5:30 बज रहे हैं शाम के, इतने लोग खड़े हैं, तो उस बूथ का जो वोट शेयर है वो 58% से बढ़ के 70% नहीं जाएगा महाराष्ट्र की तरह। तो मुझे लगता है इन सब फर्जीवाड़ों पर जरूर रोक लगेगी। लेकिन आपकी ही पार्टी के बहुत सारे समर्थक भी हैं और जो विरोधी भी है, वो ये प्रश्न पूछते हैं कि अब जब बिहार में वोटिंग होगी तो क्या ये वोट चोरी वाली वोटिंग होगी? क्योंकि फिर मैं वही कहूंगा, आम आदमी के हाथ में डेटा अगर अचानक से बढ़ गया है, वो क्या कर सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा विरोध कर सकता है, जैसा कि आपने कहा, आप सबूत रख सकते हैं। फैसला फिर भी चुनाव आयोग को करना होगा, क्योंकि आप अदालत नहीं गए। जनता को, जी हाँ, आप इस देश की जनता को और आम आदमी को इतना निरीह बिल्कुल मत समझिए। अगर आपको लगता है कि इतने बड़े वोट चोरी के मुद्दे को समझने के बाद, डेटा देखने के बाद, दिन दहाड़े वोट चोरी देखने के बाद, ये देखने के बाद कि कैसे चुनी हुई सरकार हो सकता है फर्जीवाड़े से चुनी गई हो, लोग चुप रहेंगे, लोग नहीं चुप रहेंगे। और मैं आपको बताती हूं इसके रेपरकशंस क्या होंगे। इसके रेपरकशन सिर्फ अपना वोट डालना नहीं होगा, इसके रेपरकशन होंगे ज्यादा वोटर पार्टिसिपेशन होगा। इसके रेपरकशन होंगे, लोग कहेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा जाकर वोट डाल सकते हैं सरकार के खिलाफ डालो, जिससे कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, इस देश में वोट का जो अधिकार है वही हमें नागरिक बनाता है, और वही प्रजा और नागरिक में अंतर है। वोट ही का अधिकार है जो सत्ता की चाबी लोगों के हाथ में देता है, और लोगों को इस बात का इल्म है, लोगों को इस बात का गुमान है कि सत्ता किसी की भी हो, चाबी हमारे हाथ में, ठीक से नहीं चलाओगे तो हम बदल देंगे। अब लोगों के अंदर यह संशय है कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, अगर हमारे वोट के साथ खिलवाड़ होता रहा, तो कहीं ना कहीं हमारा यह हक छिन जाएगा, और सत्ता जो है वो कुछ लोगों के हाथ में शाश्वत हो जाएगी। वो ये देश नहीं होने देगा, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। तो जो जिसको कहते हैं कि इसका पैनोरामिक इफेक्ट क्या होगा, वो ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी सरकारों को हटाने पर तुल जाएंगे, और तुल गए हैं। एक ऐसा सवाल जिसका मैं जानता हूं, जो सवाल आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, आप ईवीएम को लेकर भी अदालत गए, एसआईआर का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले आए कि उसमें बदलाव करने पड़े, एसआईआर में बदलाव करना पड़ा, आधार की बात हो या बाकी जो जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनका नाम अपलोड किया जाए, वजह बताई जाए, फैसले आए। तो फिर वोट चोरी को लेकर अदालत जाकर वहां से निर्णय क्यों नहीं लेना? बहुत सारे कारण है, और उसका मैं जवाब अभी आपको दूंगी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मैटर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में वनतारा का मैटर हफ्ते भर में सॉल्व हो जाता है, लेकिन एसआईआर का मैटर चल रहा है, चुनाव अनाउंस हो जाते हैं। आज भी जो डेटा आया है उसमें 14.35 लाख फर्जी नाम है, उसमें 1.32 करोड़ वोट ऐसे हैं, 1 करोड़ 32 लाख वोट ऐसे हैं जो फर्जी पते हैं, जिनके गलत पतों पर लोग जुड़े हुए हैं, कहीं पर गिबरिश लिखा हुआ है।
एक एक गांव है, बार बार ऐसे ऐसे गांव, बड़े बड़े नाम हैं जहां पर एक घर में 800 वोट हैं, 500 वोट हैं, 600 वोट हैं। तो बहुत सारे सवाल तो देखिए अदालत में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया उस पर जरूर पूछा जाएगा। हम क्यों नहीं गए, मैटर तो चल ही रहा था। हम तो जनता की अदालत में खड़े, और जनता से बड़ी क्या अदालत है। और मेरा अपना मानना है कि कहीं पर इस देश को आंख खोलकर यह देखना पड़ेगा कि एक पार्टी है बीजेपी, एक सरकार है, नरेंद्र मोदी जी उसके प्रमुख हैं, और कुछ संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके ऊपर काम है और जिनके ऊपर दायित्व है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का। उसमें से एक संस्था चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के सामने जब सबूतों के साथ खामियां बताई जाती है तो बजाय ये कहने की अच्छी बात है हम इस खामियों को खत्म करके लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे, चुनाव आयोग पेन के साथ हीरो बनते हुए कहते हैं माफी मांगो नहीं तो एफिडेविट दो। अब उनके तेवर थोड़े कम हो गए क्योंकि उनकी चोरी दिन रात पकड़ी जा रही है। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? मतलब संस्थाओं को बिल्कुल खुली छूट दे दी जाए और हम कोर्ट के चक्कर कराते रहे, ये बिल्कुल गलत है। मेरा अपना मानना है कि ये पूरा वाकया जो है ये जनता की अदालत में है, जिस जनता को चुनाव करना है, और जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से दिन दहाड़े वोट चोरी हो रही है। अच्छा, सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही गठबंधनों में बहुत सारी खींचतान है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम हैं भूपेश बघेल साहब, वो कहते हैं कि सीएम फेस का फैसला हाईकमान करेगा। राज्यसभा के सांसद हैं अखिलेश सिंह, वो कहते हैं कि तेजस्वी के अलावा तो कोई विकल्प ही नहीं है, यानी कि कांग्रेस के अंदर भी तेजस्वी के नाम को अनाउंस करना या नहीं करना कुछ डाउट, कुछ दुविधा है क्या? देखिए, सर्वप्रथम तो किसी भी घटक दल में, चाहे वो यूपीए हो, सॉरी इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए हो, दोनों में खींचतान होती है। टिकटों को लेकर खींचतान होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे यहां से तो कोई कृष्ण की चेतावनी नहीं लिख रहा है। हो न्याय अगर तो आधा दो, और इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो हमको 15 ग्राम, हम वहीं खुशी से रहेंगे, परिजन से असीना करेंगे। ये कौन लिख रहा है? ये तो जीतन राम मांझी लिख रहे हैं। और क्यों उनको ये लिखना पड़ रहा है? क्योंकि उनको सम्मानित सीटें नहीं मिल रही हैं। मुझे तो दुख होता है, दलित समुदाय से आते हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है। लेकिन वो लिखते लिखते बहुत सच बयां कर गए। उन्होंने कृष्ण की चेतावनी लिखी। कृष्ण की चेतावनी का अगला पैराग्राफ क्या है इसका? दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, जो था साध्य उसे बांधने चला। और इसीलिए जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यहां पर तो नाश एनडीए पर छाया। उन्होंने तो मोदी जी को और नीतीश जी को दुर्योधन बता दिया। कृष्ण ने चेतावनी तो दुर्योधन को दी थी, और यह भी बता दिया कि एनडीए के जो लोग हैं वो कौरवों की सेना है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? मेरा अपना मानना है, चाहे वो चिराग पासवान जी हो जो अड़े हुए हैं, या जो हमारे यहां से इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। थोड़ा सहनी रस्साकशी होगी। सहनी साहब हैं, मुकेश सहनी जी जरूर 3 महीने में 27 बार डिप्टी सीएम के पद पर वो अपनी दावेदारी कह चुके हैं। 3 महीने में 27 बार कोई कहता है तो ये बड़ी बात होती है। मुझे लगता है राजनीति महत्वाकांक्षाओं का नाम है। तो चलिए, बिहार के बहुत सारे लोग, प्रबुद्ध पत्रकार ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों हमारे बनेंगे। यह तो अच्छी बात है, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार आएगी। आपने एक सवाल पूछा था मुख्यमंत्री के चेहरे पर, तेजस्वी जी से भी यह सवाल पूछा गया था, और एक बार नहीं 4 बार पूछा गया, और उन्होंने जो जवाब दिया वो आपके सामने मैं कोट करना चाहती हूँ। तेजस्वी जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित और बड़ी श्रद्धा है उनकी लीडरशिप में। उन्होंने जो जवाब दिया वो आपके सामने रखा। उन्होंने कहा बिहार का मुख्यमंत्री इस बार बिहार का वो नौजवान बनेगा जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, और बरसात और जाड़े में उस पर पानी बरसाया जा रहा था और लाठियां से पिटवाया जा रहा था। वो महिला बनेगी जिसके खिलाफ अपराध हो रहा था। वो किसान बनेगा जिसका शोषण हो रहा था। वो उद्योगपति बनेगा जिसके घर में घुसकर उसको गोली मारी जा रही थी पटना जैसी राजधानी में। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता चुनाव करेगी। हम सब समन्वय से अच्छी सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सारे मंत्री इंडिया ब्लॉक के ही बनेंगे, ये मुझे पता है। एक जिक्र 2008 के मुंबई हमले का भी आया, और वो प्रधानमंत्री की तरफ से आया। नवी मुंबई के एयरपोर्ट के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, और आप ही के एक नेता को कोट करते हुए, चिदम्बरम साहब को उन्होंने कोट करते हुए कहा कि इनके अपने नेता कहते हैं कि 2008 के मुंबई के आतंकवादी हमले में हमने कार्रवाई नहीं की, हम विदेशी दबाव में आ गए और कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ना इस तरह की ट्रोल छूट नहीं बोलने चाहिए। कुछ काम तो अपने दोरुपल्ली के ट्रोल आर्मी के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप ही को दोरुपल्ली वाले काम करने तो प्रधानमंत्री रहने की क्या जरूरत है? चिदम्बरम जी के वक्तव्य को काट छाट कर उनकी आईटी सेल चलाती है। वही काम नरेंद्र मोदी मंच से करते हैं। गए थे इनॉग्रेशन करने,
बात विशुद्ध राजनीतिक करने लगते हैं। नरेंद्र मोदी किस मुंह से 26/11 की बात करते हैं? 26/11 के आतंकी हमले को देश भूला नहीं है, और यह भी नहीं भूला है कि उस दौरान भी एक ही व्यक्ति वहां राजनीति करने पहुंचा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देश नहीं भूला है कि 26/11 के हर आतंकी को गोली मारी गई और जो पकड़ा गया उसको फांसी के फंदे पे लटकाया गया। देश नहीं भूला है कि 26/11 के शहीद हेमंत करकरे को श्राप देने वाली प्रज्ञा ठाकुर को सदन में लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया था। देश नहीं भूला है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हुई थी। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ, हमारी बेटियों की मांग से सिंदूर उजड़ गया, हमारी बेटियां हाथ जोड़ के कहती रही जिनके हाथ हमारे पतियों के खून से सने हैं उनके साथ आप क्रिकेट मत खेलिए। आपने क्रिकेट तो खेला ही, आपने क्रिकेट के गेम को और ऑपरेशन सिंदूर को एक बराबर बोल दिया। क्रिकेट खेलकर मोटा पैसा कमाने वाले खिलाड़ी और अपनी जान हथेली पर लेकर इस देश के सरहद की रक्षा करने वाला सैनिक एक जैसा है। आप तो देश को यह बताइए कि जब पुलवामा हुआ तो आप शूटिंग क्यों करते रहे? आप देश को बताइए कि जब पहलगाम हुआ तो आप बिहार क्यों चले गए? आप देश को बताइए कि आप हैदराबाद और मुंबई में क्या हंसी ठिठोली कर रहे थे और पुंछ और पहलगाम क्यों नहीं गए? आप तो देश को यह बताइए कि आपने किसके दबाव में आकर सीज फायर किया? हमारी सेना का हाथ पाकिस्तान की गर्दन पकड़े हुए था, आपने क्यों सैन्य कार्रवाई रोकी? आपने क्यों सेना के हाथ बांधे और कहा जाके सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करना? क्यों आपने ऐसा किया? आप इन बातों का जवाब दीजिए। आप किस मुंह से आतंकवाद की बात करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सुप्रिया जी, बहुत आपने हमसे बात की। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र लाएगी और सीट बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद एक बार फिर से हमें आपके साथ बात करने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की योजना क्या है बिहार को लेकर थोड़ा और हम समझ पाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। धन्यवाद।